इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है बर्लिन, दुनिया का सबसे स्टाइलिश और तेज दिमाग वाला चोर। ये अपनी कड़ी मेहनत और कई दिनों की प्लानिंग के बाद अपनी टीम के साथ एक राजा के महल में चोरी करने घुस जाता है, जहां पर दुनिया भर से चुराई हुई कई सारी नायाब पेंटिंग्स पड़ी थी, जिनकी कीमत आज के समय ब्लैक मार्केट में अरबों रुपए है। लेकिन तभी बर्लिन के मन में कुछ ऐसा ख्याल आता है कि क्यों ना इस राजा के खजाने को भी लूटा जाए, जो कि उसने पता नहीं कहां पर छुपा कर रखा है। फिर वो अपनी टीम के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाता है कि मेहमान बनकर राजा के महल में ही पहुंच जाता है और वहां पर उसकी तिजोरी का पता लगाकर उसको लूटने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही बर्लिन के साथी तिजोरी के अंदर जाते हैं, तिजोरी बंद हो जाती है और वहां पर आग जलने लगती है, जिसमें उसके दोनों साथी मारे जाते हैं। अब ये सब कैसे हुआ और इसके बाद बर्लिन ने क्या किया, ये सब जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम बर्लिन और डेमियन को देखते हैं, जो काफी समय से एक साथ हैं और अपनी अगली चोरी के बारे में प्लान कर रहे हैं, वो भी एक खूबसूरत जगह पर। डेमियन आइडिया देता है कि क्यों ना हम यहाँ के सबसे बड़े बैंक के लॉकर लूटें, क्योंकि बैंक अपने कस्टमर से कभी भी नहीं पूछता कि उसके अंदर क्या रखा है और कस्टमर भी अपनी कारी कमाई के बारे में किसी को नहीं बताता। यकीन मानो हमारे हाथ सोने की ईंटें लगेंगी और हमारे पकड़े जाने के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन बर्लिन ऐसी चोरी कभी नहीं करना चाहता था जिसके अंदर उसको पता ही ना हो कि वो क्या चुराने वाला है। फिर वो अपने दोस्त के साथ तैयार होकर एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े रईस लोग आए हुए थे, ऐसे लोग जिनकी 7 पुश्तें बैठी बैठी खा सकती है। तभी वहाँ पर एक लेडी बर्लिन के पास आती है और जानबूझकर अपनी मोतियों की माला तोड़कर इस तरह से एक्टिंग करने लगती है जैसे वो खुद ही टूट गई हो। बस फिर क्या था, बर्लिन लग जाता है उसको लाइन मारने, क्योंकि वो खूबसूरत थी। फिर वो उसकी मोतियों की माला सही करके फिर से उसके गले में पहना देता है और जब वो उस लेडी को बाहर छोड़ने के लिए जाता है तो बातों बातों में पता लगा लेता है कि वो एक महारानी है। फिर बर्लिन उनके महल की तारीफ करता है और कहता है कि हम जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो अक्सर हमारे मन में महल को अंदर से देखने की इच्छा होती है। फिर वो लेडी बर्लिन को डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन आज नहीं, 1 हफ्ते बाद। फिर महारानी के जाने के बाद डेमियन वहाँ पर आता है और पूछता है कौन थी वो। बर्लिन कहता है वही जिसको हम लूटने वाले हैं। फिर 1 हफ्ते बाद बर्लिन रेडी होकर उनके महल में पहुंच जाता है, जहां महारानी बेसब्री से बर्लिन का इंतजार कर रही थी। फिर वो बर्लिन का हाथ पकड़कर उसको एक कमरे में लेकर जाती है, जहां पर उसका हस्बैंड एल्वारो बर्लिन का पहले से ही इंतजार कर रहा था। यानी कि बर्लिन यहाँ पर आया नहीं है, बल्कि जाल बिछाकर लाया गया है। फिर वो बर्लिन को कीमती प्याले की फोटो दिखाता है और कहता है ये वही प्याला है जो तुमने मेरे खास दोस्त एंटोनियो के यहाँ से चुराया था, वो भी बिना किसी की नजर में आए, बिना पकड़े गए। मैं तो तब से ही तुम्हारी कला का फैन हो गया। बर्लिन कहता है क्या आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? एंटोनियो कहता है नहीं, ना ही मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ और ना ही उस प्यारे की कोई बात करूंगा। मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास काम के लिए बुलाया है। दरअसल तुम्हें एक पेंटिंग चोरी करनी है, लियोनार्डो दा विंची की। वो पेंटिंग जो हमारी सबसे बड़ी चाहत है, हमारे सीविया शहर में ही आ रही है, वो भी एक म्यूजियम में। फिर बर्लिन गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है और डेमियन को बताता है कि उसने खूबसूरती का जाल बिछाकर हमें धोखे से अपने महल में बुलाया। कहता है कोई पेंटिंग चोरी करनी है, हमें उस प्याले की फोटो दिखाकर डरा रहा था जो हमने बर्लिन में चुराया था। हम क्या उसके गुलाम हैं जो वो हमें इशारों पर नचाएगा? हम चोरी अपने दिल की मर्जी से करते हैं। तभी डेमियन पूछता है कि क्या तुमने उनको मना कर दिया? बर्लिन कहता है नहीं, हमने कहा हम सोच कर बताएंगे। अब हम उसकी इस बदसलूकी का बदला जरूर लेंगे, यानी उस चोर के घर में चोरी करेंगे। अब आप जल्दी से हमारी गैंग को बुलाइए। तभी बर्लिन की नजर कंडेला नाम की एक लेडी पर पड़ती है, जो अपने बॉयफ्रेंड का सामान खिड़की से बाहर फेंक रही थी। बर्लिन को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है, जैसे बाकी सुंदर लड़कियों से होता है। तभी कंडेला नीचे आती है और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है मुझे पता है तुम्हारा अपनी ही कजन के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए दोबारा कभी भी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। फिर उसके बॉयफ्रेंड के जाते ही बर्लिन वहाँ पर आ जाता है और कंडेला को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन कंडेला कहती है कि इस शहर में 300 से भी ज्यादा खूबसूरत जगह है देखने के लिए, जाओ जाकर उनको देखो। फिर वो बर्लिन को पुराने गानों के रिकॉर्ड्स देती है और कहती है जब भी तुम इनको सुनोगे तुम्हें मेरी याद आएगी, अब निकलो यहाँ से। इतने में डेमियन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने अपनी गैंग को बोल दिया है 48 घंटे में सब लोग यहाँ पर होंगे। फिर बर्लिन उसको बताता है कि वो जो लाल कपड़ों वाली औरत है उसने हमें अपनी बातों में उलझा कर रखा और बड़े ही आराम से मक्खन की तरह हमारा बटुआ निकाल कर ले गई। इतनी सफाई से चोरी करना भी एक कला है,
अब हम इससे अपना बटुआ वापस लेने जरूर आएंगे। ये है ब्रूस और कैला। ये दोनों बर्लिन की टीम के मेंबर हैं। ब्रूस ऑलराउंडर है और जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है और कैला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। पेरिस वाली चोरी के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। वैसे कैला ब्रूस की 34वीं गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब की बार ब्रूस का प्यार सच्चा था। एक दिन ब्रूस ने तगड़ी वाली पार्टी रखी जिसमें उसने 1500 लोगों को बुलाया। अब जल्दी ही ये दोनों शादी करने वाले थे, इसलिए ब्रूस ये खबर अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को देने वाला था। लेकिन पार्टी के दौरान अनजाने में कैला से एक गलती हो गई और वो किसी दूसरे लड़के को दिल दे बैठी। वहीं दूसरी तरफ रॉय और कैमरन, ये दोनों भी एक दूसरे के इश्क में गोते लगा रहे थे, लेकिन ब्रूस से बिल्कुल उलट, दुनिया से दूर शांति वाली जगह पर। लेकिन जब इनका शांति से दिल भर गया तो ये लोग भी शहर की चकाचौंध में घूमने चले आए। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ हुई थी, क्योंकि ये दोनों बर्लिन के बुलाने पर अलग अलग आए थे और यहाँ आने के बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। तो दोस्तों, ये थी बर्लिन और डेमियन की छोटी सी बिच्छू गैंग। फिर डेमियन इन चारों को अपना प्लान समझाता है कि हम किसी रईस आदमी के लिए एक कीमती पेंटिंग चुराने वाले हैं। लेकिन तभी बर्लिन बात काटते हुए कहता है, हम कोई पेंटिंग नहीं चुराएंगे, बल्कि हम चोरी करेंगे उसके ही घर में जिसने हमें ये काम सौंपा है। वो इस शहर के सबसे बड़े महलों में से एक में रहता है, जिसका घर हजारों एकड़ जमीन में फैला है। इसके पास खुद के बाद अस्तबल और एक चर्च भी है। यहाँ तक कि उसकी खुद की वाइनरी भी है और खुद के सांड भी। तभी बर्लिन बताता है कि जब हमने उनसे पूछा कि आप उस पेंटिंग को अपने पास रखेंगे या ब्लैक मार्केट में बेचेंगे, तो उन्होंने हमें बताया कि ये पेंटिंग हमारे म्यूजियम की खास पेंटिंग होगी, लेकिन वह तुम जैसे पेशेवर को अपना म्यूजियम नहीं दिखाना चाहता। तो दोस्तों, अब हम उसी म्यूजियम में चोरी करने वाले हैं। ये बात सुनकर डेमियन हंसने लगता है और कहता है, हम ऐसी जगह पर चोरी करने वाले हैं जहां हमें खुद नहीं पता कि क्या रखा है। हो सकता है वहां पर नक्काशी वाले मटके रखे हों जो हमारे किसी भी काम के ना हो। लेकिन बर्लिन समझाता है कि जो इंसान दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग चुराने की बात कर रहा है, वो उस पेंटिंग को मटकों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रखेगा। जरूर उसके म्यूजियम में और भी बहुत सारा कीमती सामान रखा होगा। फिर डेमियन कहता है कि चोरी के बाद मैं लोकर्स भी लूटने जाऊंगा, देखते हैं किस चोरी से हमें कितना मुनाफा होगा। तभी रात होते ही बर्लिन रॉय को अपने साथ लेकर जाता है और एक घर का ताला खोलने के लिए कहता है। बर्लिन कहता है, हम जांचना चाहते हैं कि कहीं तुम अपने हाथ की सफाई भूल तो नहीं गए। फिर दरवाजा खुलते ही बर्लिन उसको वापस भेज देता है और खुद अंदर चला जाता है। दरअसल ये उसी औरत कंडेला का घर था जिसने बर्लिन का पर्स मारा था। इस समय कंडेला सोई हुई थी, ऐसा बर्लिन को लग रहा था, लेकिन असलियत में वो जाग रही थी। इसलिए वो बर्लिन की छाती में 2 गोलियां मार देती है। फिर बर्लिन पूछता है, आपने हमें गोलियां मार दी? कंडेला कहती है, गोलियां नहीं है, छर्रे हैं जिनसे चिड़िया मारी जाती है। अब बताओ यहाँ पर क्या लेने आए थे? बर्लिन कहता है, अपना पर्स लेने के लिए आया था। दूसरी तरफ बर्लिन की टीम ये पता लगाने में जुटी थी कि राजा साहब ने अपना म्यूजियम कहाँ पर छुपा कर रखा है। फिर जल्दी ही वो सब पता लगा लेते हैं कि राजा साहब ने अंडरग्राउंड एक रेल की पटरी बिछा रखी है जो सीधा उनकी वाइनरी तक जाती है। काफी साल पहले उन्होंने उसकी मुरम्मत भी करवाई थी। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर दुनिया का बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। अब भला कोई इंसान अपनी वाइनरी पर इतनी कड़ी सिक्योरिटी क्यों लगवाएगा? जरूर वहाँ पर और भी कीमती सामान पड़ा है। दूसरी तरफ कंडेला जब बर्लिन की छाती में से छर्रे निकाल रही थी तो बर्लिन पूछता है कि हमारा पर्स कहाँ है? कंडेला बताती है कि मैंने तुम्हारा पर्स जूते के डिब्बे में छुपा कर रखा था जिसको मेरा बॉयफ्रेंड चुरा कर ले गया। उसमें मेरे भी रुपए थे। चलो अब हम दोनों चलकर उससे अपने रुपए वापस लेकर आते हैं। फिर वो बर्लिन को एक टी शर्ट पहनने को देती है, लेकिन बर्लिन कहता है, हम किसी और के कपड़े पहने, ये तो नामुमकिन है। तभी रास्ते में कंडेला एक पेट्रोल पंप पर कार रोकती है और स्टोर में से एक हथौड़ी और खाली कैन लेकर आती है जिसमें वो पेट्रोल भर लेती है। फिर वो वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने लगती है और रास्ते में करण औजला के गाने भी सुनती है। फिर एक जगह रुककर वो लकड़ी के कुछ फट्टे भी उठा लेती है और सीधा बॉयफ्रेंड के ट्रेलर पर पहुंच जाती है। पहले तो वो दरवाजा नॉक करती है और कहती है, मेरे पैसे लौटा दे कमीने। लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात का जवाब नहीं देता तो वो फट्टे लगाकर दरवाजा बंद कर देती है और उसके ट्रेलर में आग भी लगा देती है। अब आग जलते ही उसका बॉयफ्रेंड चिल्लाने लगता है कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन कंडेला तो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आस पड़ोस के लोग उसके बॉयफ्रेंड को सेफली बाहर निकाल लेते हैं
तभी घर जाते समय रास्ते में उनको पुलिस का नाका नजर आता है और एक पुलिस वाला आकर कंडेला से कार के पेपर्स मांगता है। कंडेला उसको कार के पेपर दे देती है, लेकिन जब वो पुलिस वाला उससे लाइसेंस मांगता है तो कंडेला अपने पर्स में लाइसेंस ढूंढने का नाटक करने लगती है और कहती है हमें 5 मिनट दो। फिर वो पुलिस वाला अपने हेडक्वार्टर में फोन करके कार का नंबर बताता है और उसकी डिटेल्स मांगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये कार चोरी की है। इतने में पुलिस की एक और कार आकर उनके पीछे रुक जाती है और कंडेला समझ जाती है कि अब वो पक्का जेल जाएगी। इसलिए वो बर्लिन को बता देती है कि ये कार चोरी की है और अब मैं 4 साल के लिए जेल नहीं जाना चाहती। फिर बर्लिन उसको साइड वाली सीट पर आने को कहता है और खुद ड्राइवर सीट पर आकर कहता है रोक सको तो रोक लो। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं बर्लिन कार में बैक गियर डालता है और गाड़ी को भगा लेता है। फिर पुलिस वाले भी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वो एक फ्लाईओवर के बीच में जाकर अपनी कार को रोक देता है। फिर जैसे ही पुलिस की गाड़ियां रुकती है, बर्लिन अपनी कार भगा लेता है और पुलिस वालों को अपनी कार साइड में करनी पड़ती है। दरअसल ये बर्लिन की चाल थी, क्योंकि अब पुलिस वालों को आगे जाकर अपनी गाड़ियां मोड़नी पड़ेंगी और इतना समय काफी होगा बर्लिन को वहां से बच निकलने के लिए। फिर बर्लिन अपनी कार को झाड़ियों में छुपा लेता है और पुलिस आगे निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कैला और ब्रूस दोनों प्यार भरी बातें कर रहे थे, लेकिन तभी कैला की मम्मी का फोन आ जाता है और वो बात करने के लिए बाहर आ जाती है। दरअसल ये उसके नए आशिक का फोन था, जिसका नंबर उसने मोम के नाम से सेव किया हुआ था। फिर वो दोनों एक दूसरे से काफी रोमांटिक बातें करते हैं, लेकिन रॉय उनकी बात सुन लेता है और पूछता है भला अपनी माँ से ऐसी बातें कौन करता है। फिर कैला उसको बताती है कि ये सब उस रात से शुरू हुआ जिस रात ब्रूस ने अपनी अय्याश जिंदगी छोड़ने के लिए पार्टी रखी थी, लेकिन मैंने तो कभी ये जिंदगी जी ही नहीं। फिर भी मैं बहुत खुश थी, लेकिन पार्टी वाली रात मेरी लाइफ में एक और लड़का भी आ गया जिसको मैं बस देखते ही रह गई। उस रात हम दोनों ही एक दूसरे को रोक नहीं पाए और हमने पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताई। ये बात सुनकर रॉय कहता है बस करो, मुझे और नहीं सुनना। ऐसी नाइट हर किसी की लाइफ में एक बार जरूर आती है। फिर कैला बताती है कि शुरू में हम दोनों एक दूसरे को 1-2 मैसेज ही करते थे, लेकिन अब हम हर रोज 30-40 मैसेज करते हैं और कभी कभी तो घंटों कॉल पर बात भी करते हैं। मैं ब्रूस से बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो मैं उस पार्टी के बाद उस लड़के से कभी नहीं मिली, लेकिन मुझे हर रोज उसके मैसेज का इंतजार रहता है। फिर रॉय कहता है किसी के साथ रात बिताने से कोई बेवफा नहीं हो जाता, बल्कि असली बेवफा तब होता है जब हम दिन रात किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, जैसे तुम सोचती हो तुम ब्रूस को धोखा दे रही हो, जो कि बहुत गलत है। तभी अगले दिन सुबह बर्लिन अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करता है और अपने कल के यादगार पलों के बारे में बताता है कि कल जिंदगी में पहली बार हमारा पर्स चोरी हुआ, वो भी बहुत सफाई से। फिर जब हम अपना पर्स वापस लेने के लिए गए तो उस मोहतरमा ने हमें 2 गोलियां मारी और एक ऐसी रात का एहसास दिलाया जिसको हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल वैसी ही औरत है जो हमें कभी भी पसंद नहीं आई, जो हंगामा करती हो, रेस्टोरेंट में चिल्लाकर घुसती हो या आपका हाथ पकड़कर आपको घसीट कर कहीं भी ले जाए। वो खाना चम्मच की बजाय हाथों से खाती है। 5 साल की उम्र के बाद हमने पहली बार किसी और के हाथों से खाना खाया था। आज एक और अजीब बात हुई, हम जो जानवरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, पहली बार घास में लेटकर उसके खरगोश को खिला रहे थे। जो काम हमें आज तक जाहिल और घटिया लगता था, आज हमें उसी काम में मजा आ रहा है। फिर वो सब लोग तैयार होकर एक ट्रक लेते हैं और महल के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो जानबूझकर ट्रक का टायर पंक्चर कर देते हैं ताकि किसी को भी शक न हो और सब लोग ट्रक के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये ट्रक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। तभी बर्लिन अपना ड्रोन उड़ाता है जो कि बिल्कुल किसी पक्षी के जैसा लग रहा था, ताकि इस महल के चप्पे चप्पे के बारे में जान सके। कुछ ही देर में उसको एक गेट नजर आता है जिसके आसपास कई सारे जानवर मरे पड़े थे, यानी कि इस बाउंड्री में जितना करंट होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा दौड़ रहा था। फिर जब वो थोड़ा और अंदर जाते हैं तो महल के पास उनको एक वेंटिलेशन नजर आता है। फिर वो लोग उस वेंटिलेशन से घर तक एक सीधी लाइन खींच देते हैं, क्योंकि कानून के मुताबिक वाइनरी में एक वेंटिलेशन तो होना ही चाहिए। तभी उनकी नजर एक कांच के गुम्बद पर पड़ती है और सब लोग सोचते हैं कि ये गुम्बद यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर बर्लिन बताता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर सुबह सुबह की रोशनी पड़े तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, जैसे कोई नीला हीरा या फिर कोई बेशकीमती तस्वीर। क्या आप लोग ये जानने के लिए बेताब नहीं है कि इस गुम्बद के नीचे क्या छुपा है?
बस फिर क्या था, उसके इतना कहते ही उसके ड्रोन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। कैला बताती है कि शायद यहाँ पर जैमर लगे हुए हैं, तभी तो हमारा ड्रोन उसकी फ्रीक्वेंसी से बच नहीं पाया। फिर उनको ड्रोन के माइक में से सांडों की आवाज सुनाई देती है जैसे वो ड्रोन को तोड़ रहे हो। फिर बर्लिन कहता है कि हमें वो ड्रोन वापस लाना होगा, क्योंकि अगर वो किसी और के हाथ लग गया तो राजा का शक सीधा मुझ पर जाएगा, क्योंकि मैंने ही तो उसका म्यूजियम देखने की दिलचस्पी दिखाई थी। अगर हम पकड़े गए तो दुआ करो वो हमें पुलिस के हवाले कर दे, वरना वो हमें जान से मरवा देगा। तभी कैला और ब्रूस कहते हैं हम जाएंगे वहाँ। फिर डैमियन उसको बाउंड्री पार करवाता है और कहता है अगर कुछ भी गलत लगे तो वापिस आ जाना। फिर वो दोनों पत्थर की ऊंची सी दीवार कूदकर अंदर चले जाते हैं और आगे चलकर करंट वाली फेंसिंग के पास पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों सबसे नीचे वाली वायर काटकर अंदर घुस जाते हैं और कटी हुई वायर को वापस जोड़ देते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन रॉय और कैमरन को ताने दे रहा था कि उन दोनों की बजाय तुम दोनों को जाना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम तुम दोनों को वहाँ पर भेज देते तुम दोनों आपस में ही लड़ पड़ते। आप लोग क्या समझते हैं कि हम बच्चे हैं, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब से तुम दोनों आए हो तुम ना ही आपस में बातें कर रहे हो और ना ही चेहरे पर रौनक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं एक मिशन के दौरान तुम दोनों को एक ऐसी ट्रेन पर भेज दूं जहां तुम दोनों को पति पत्नी का नाटक करना पड़े और एक रात एक दूसरे के साथ बितानी पड़े, तो क्या तुम बिताओगे? रॉय हाँ कह देता है, लेकिन कैमरन मना कर देती है। दूसरी तरफ कैला और ब्रूस ड्रोन को ट्रैक करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इतने में वहां पर सैंटोस नाम का एक गार्ड आ जाता है और कहता है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम लोग जानते हो ना। ब्रूस कहता है माफ कीजिए, हम लोग यहाँ पर सांड देखने के लिए आए थे, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड गिर गई और इसके पाँव में मोच आ गई। सैंटोस कहता है ये इलाका बहुत ही खतरनाक है, अगर यहाँ पर पत्ता भी हिलता है तो मैं चिड़िया समझकर गोली मार देता हूँ। तुम यहाँ सांड देखने के लिए आए थे ना, अभी दिखाता हूँ। फिर वो आवाज लगाकर अपने सांडों को बुला लेता है और कहता है ले लो तस्वीर। फिर वो कैला का पाँव चेक करता है और कहता है मुझे तो मोच कहीं भी नहीं लग रही, चलो थोड़ा कीचड़ लगा देता हूँ, यही मैं अपने कुत्तों और कुत्तियों पर भी लगाता हूँ। इसी दौरान ब्रूस अपना फोन निकालकर टावर ढूंढने लगता है। फिर सैंटोस कहता है फोन को थोड़ा ऊपर उठा लो हीरो, शायद टावर मिल जाए, कर लो जिसको कॉल कर रहे हो, यहाँ तुम्हें सिग्नल नहीं मिलेंगे। फिर वो कैला को अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है मेरे साथ चलो, पाँव पर पट्टी बांध देता हूँ, लेकिन ब्रूस उसको कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसको कंधे पर उठा कर ले जाऊंगा। सैंटोस कहता है बिजली की तारें कैसे पार करोगे और वो पत्थरों की ऊंची दीवार? झूठ बोलने से पहले ख्याल नहीं आया क्या मुझे पता नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे घुसे हो? फिर वो कैला को कार में बिठाकर ब्रूस को कहता है तुम जाकर मेरे कुत्तों के साथ बैठ जाओ। फिर ब्रूस कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं, इसलिए वो पत्थर उठाकर कार का शीशा तोड़ देता है। फिर सैंटोस को गुस्सा आ जाता है और वो कार से नीचे उतरकर अपनी गन उठा लेता है। तभी वो ब्रूस को गन पॉइंट पर लेकर साइड में ले जाता है और पूछता है बताओ यहाँ पर क्या करने आए थे? अब डर के हमारे ब्रूस बता देता है कि हम यहाँ पर राजा साहब की वाइनरी का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन अब हम वापस जा रहे हैं, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। लेकिन सैंटोस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो एक गोली जमीन पर चला देता है जिसके कुछ छर्रे ब्रूस के पाँव में घुस जाते हैं। इतने में कैला तेज स्पीड में कार भगा कर लाती है और सैंटोस को टक्कर मार देती है। अब सैंटोस घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी गन की तरफ रेंगने लगता है, लेकिन ब्रूस गन के नजदीक था, इसलिए वो जल्दी से गन उठाता है और गोली चला देता है, जिसके कारण कई सारे छर्रे सैंटोस के चेहरे में घुस जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर ब्रूस कहता है अब हमें इसको भी अपने साथ लेकर जाना होगा, क्योंकि अगर ये मर गया तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा और अगर जिंदा बचा तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि अब ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है। फिर ब्रूस सैंटोस को गाड़ी के पीछे लिटाता है और अपना टूटा हुआ ड्रोन भी उठा लेता है और रिमोट से करंट वाले गेट का दरवाजा खोलकर अपनी कार को वहां से भगा कर ले जाता है। फिर जल्दी ही वो लोग अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि हमें मजबूरी में गार्ड को अपने साथ ही लाना पड़ा। तभी रात होते ही सब लोग डॉक पर पहुंच जाते हैं और सैंटोस को लेकर अपनी बोट पर आ जाते हैं। फिर बर्लिन उसका फोन चेक करता है, जिसमें कई दिनों से ना तो किसी का फोन आया था और ना ही इसने किसी को किया था, यानी कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर बर्लिन सबको अपना प्लान बताता है कि जैसे ही सूरज निकलेगा हमें इसको आजाद करना होगा और ये शहर छोड़कर जाना होगा, लेकिन अभी भी हमारे पास एक मौका है, राजा साहब की नींद और म्यूजियम दोनों लूटने का।
थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं सैंटोस को बोट के अंदर बांधकर बर्लिन अपनी टीम को प्लान समझाता है कि मैं, डेमियन, केला और ब्रूस महल के अंदर जाएंगे और अब तो हमारे पास चाबियां भी हैं। पीछे से कैमरन, तुम रोई के साथ यहीं पर रुकोगी और उस कमीने के चेहरे से छर्रे भी निकाल देना ताकि वो सुबह अपने घर जा सके। हम तुम्हें यहाँ इसलिए छोड़कर जा रहे हैं ताकि तुम में और रोई में थोड़ी नजदीकियां बढ़ जाएं। कैमरन इस काम से खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर जब बर्लिन अपने साथियों को साथ लेकर महल की तरफ जाने लगता है तो रास्ते में कैला ब्रूस को कहती है कि पिछले कुछ दिनों से मैं उलझन में फंसी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कोई जरूरी बात बताना चाहती हूँ। फिर वो बता देती है कि मेरा दिल किसी और पर आ गया है, लेकिन मैं उसके साथ सिर्फ एक बार ही सोई हूँ। ये बात सुनकर ब्रूस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैला कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन ये बात तुम्हें बतानी जरूरी थी। ब्रूस कहता है, बस अब तो लग गया बुरा। तभी कुछ देर बाद वो लोग मेन बाउंड्री के पास पहुंच जाते हैं। कैला नाइट विजन लगाकर बताती है कि 30 मीटर के दायरे में आसपास कोई भी नहीं है। फिर आगे चलकर वो लोग करंट वाला गेट भी क्रॉस कर लेते हैं। तभी कुछ दूर जाकर कैला बताती है कि मुझे इंफ्रारेड रेडिएशन के सिग्नल मिल रहे हैं झाड़ियों के पीछे से। ये बात सुनते ही ब्रूस अपनी गन रेडी कर लेता है, लेकिन पता चलता है कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि सांड है। दूसरी तरफ कैमरन जब सैंटोस के चेहरे पर से मास्क हटाकर उसके छर्रे निकाल रही थी तो सैंटोस उसके कान पर काट लेता है। वो बार बार चिल्लाती है कि इसको गोली मार दो, लेकिन रोई गोली नहीं चलाता। इस बात पर कैमरन गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हारी जगह बर्लिन होता तो वो इसको गोली मार देता। फिर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और इसी बहस का फायदा उठाकर सैंटोस अपने जख्म में से कांच का एक टुकड़ा निकालता है और उससे अपनी रस्सी काटने लगता है। फिर जब कैमरन वहां से चली जाती है तो सैंटोस रोई को उकसाने लगता है और कहता है, तू उस लड़की से बहुत ज्यादा कमजोर है, वो तुझे सी बनाकर चली गई और तू कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तरफ बर्लिन अपनी टीम के साथ वेंटिलेशन तक पहुंच जाता है और फिर उसके अंदर रेडियम लाइट फेंककर अंदाजा लगाता है कि ये जगह कम से कम 130 फुट गहरी है। फिर वो सभी बड़ी ही सावधानी से अपनी कार के साथ रस्सी बांधते हैं और हथियार लेकर धीरे धीरे नीचे जाने लगते हैं। सबसे पहले बर्लिन नीचे जाता है और फिर जाता है डेमियन। लास्ट में जब कैला और ब्रूस जाने लगते हैं तो ब्रूस पूछता है, क्या तुम उसके साथ हमारे बिस्तर पर इंटीमेट हुई थी? कैला कहती है, ये ऐसी बात करने का सही समय नहीं है। फिर ब्रूस पूछता है, क्या तुम्हें उसके साथ मुझसे ज्यादा मजा आया था? लेकिन कैला उसकी इस बात का भी कोई जवाब नहीं देती, इसलिए ब्रूस नीचे चला जाता है। फिर कैला भी धीरे धीरे नीचे आ जाती है और वहां पर धुआं फैला देती है ताकि अगर कोई लेजर ट्रैप हुआ तो पता चल जाए। दूसरी तरफ रोई कैमरन के साथ अपने टूटे रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो कैमरन को कहता है कि हम दुनिया के इस खूबसूरत शहर में एक दूसरे से नफरत करके अपना समय खराब कर रहे हैं, लेकिन कैमरन कहती है, तुम ही थे जिसने मुझे उस रात खाई में धकेला था। अगर तुम ना कहते तो मैं उसके साथ कभी नहीं जाती। फिर वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। बर्लिन आए तो कह देना, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं बर्लिन अपनी टीम के साथ गुम्बद के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन जब वो आगे जाने लगता है तो कैला उसे रोक देती है। फिर वो वहां पर स्मोक फैला देती है ताकि लेजर लाइट दिखने लगे। अब इन सबको इन लेजर लाइट से बचते हुए अंदर जाना था, जो कि लगभग नामुमकिन था। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि यहाँ आसपास कोई भी कैमरा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा ही इतनी तगड़ी थी और ऊपर से इनको ये भी नहीं पता था कि लेजर लाइट को टच करने पर अलार्म बजेगा या फिर जान ही चली जाएगी। लेकिन अपनी बिच्छू गैंग भी कोई ऐसी वैसी गैंग नहीं थी। ये लोग अपनी पूरी तैयारी से आए थे। फिर ये लोग अपना एक रोबोट निकालते हैं और एक डिवाइस की हेल्प से पूरा कमरा स्कैन करने लगते हैं ताकि इस रूम का 3D मॉडल बन सके। फिर डेमियन और ब्रोस उस रोबोटिक मशीन में नॉर्मल लेजर लाइट फिट कर देते हैं और कैला अपने कंप्यूटर की हेल्प से नकली लेजर को असली लेजर के साथ रिप्लेस करके असली लेजर अलार्म को ब्लॉक करके चकमा दे देती है। अब अपने कामयाब होने पर डेमियन कहता है, ब्रूस ये लड़की बहुत तेज है, और ब्रूस को भी कैला के बॉयफ्रेंड वाली बात याद आ जाती है कि तेज तो ये है ही। दूसरी तरफ रॉय बोट में अकेला था, तभी उसको अंदर से थोड़ा शोर सुनाई देता है और जब वो अंदर देखने के लिए जाता है तो सैंटोस उसको वहां पर मिलता ही नहीं, क्योंकि उसने कांच के टुकड़े की हेल्प से खुद को आजाद करवा लिया था। फिर रॉय अपनी गन निकाल लेता है और अंदर देखने के लिए जाता है, लेकिन अंदर भी उसको कोई नहीं मिलता। फिर वो बाहर देखने के लिए जाता है और वहां भी कोई नहीं था। फिर वो डेमियन के पास कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैमर की वजह से वहां पर रेंज नहीं थी। अब रॉय अपना दिमाग चलाता है और बोट को किनारे से दूर ले जाने लगता है ताकि सैंटोस भाग ना पाए। दूसरी तरफ बर्लिन लेजर का जाल क्रॉस करके जब अंदर जाने लगता है तो उसका फीता खुल जाता है, इसलिए उसको वापस बाहर आना पड़ता है। फिर वो अपने शूज उतारता है और कहता है, आज हम अपनी जिंदगी में पहली बार
नंगे पांव जमीन पर रखेंगे और ये बात हमें अच्छी नहीं लग रही। फिर वो लेजर क्रॉस करके बड़ी ही सावधानी से अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही अपने आप लाइट्स ऑन हो जाती है। तभी उसकी नजर एक नायाब पेंटिंग पर पड़ती है जिसका नाम था द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली, वो भी एकदम ओरिजिनल, जिसको 23 साल पहले एक म्यूजियम से चुराया गया था। ये पूरी जगह ऐसी ही नायाब पेंटिंग से भरी पड़ी थी जिनको दुनिया भर के किसी न किसी म्यूजियम से चुराया गया था। और इन सब को देखकर हमारे कला प्रेमी बर्लिन की आंखों में पानी आ जाता है। वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी ब्रूस कहता है कि हम इन पेंटिंग्स के फ्रेम यहीं पर छोड़ देते हैं और कैनवस काट लेते हैं। फिर जैसे ही वो अपना कटर निकालता है, बर्लिन चिल्लाकर कहता है, बेवकूफी मेरी बात न है ब्रूस, हम ये पेंटिंग नहीं चुराएंगे। फिर डेमियन उससे पूछता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। बर्लिन कहता है ये सभी पेंटिंग्स इतिहास की सबसे नायाब और कीमती पेंटिंग्स हैं जिनको दोबारा कभी नहीं बनाया जा सकता और ये खुदगर्ज इंसान इन सबको अपने बाप का माल समझकर यहाँ पर छुपा कर बैठा है। ये सभी पेंटिंग्स इंसानी दर्द को बयां करती है। जो भी इनको देखता है इनके साथ उसकी आत्मा जुड़ जाती है। वो इन्हें बनाने वाले को फील करने लगता है। लेकिन ये जनाब यहाँ अपने शाही बिस्तर पर बैठकर इनके सामने शराब पीते हैं। मुझे तो सोचकर ही घिन आ रही है। फिर डेमियन पूछता है आप करना क्या चाहते हैं। बर्लिन कहता है आप मुझे 3 मिनट दीजिए, हम अभी सोचकर बताते हैं। फिर वो 400 साल पुरानी वाइन की बोतल निकालता है और अपने लिए एक पैग बनाता है। दूसरी तरफ कैमरन जब फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही थी तो वो देखती है कि बर्लिन की बोट अब किनारे से नदी के बीच में आ गई है। यह देखकर उसको कुछ गड़बड़ महसूस होती है। फिर बोट को नदी के बिल्कुल बीचों बीच लगाकर रॉय फिर से अंदर चेक करने के लिए जाता है और देखता है कि सैंटोस ने बेड के ऊपर आग जला दी है। फिर वो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैंटोस उसके गले में रस्सी डालकर उसको पकड़ लेता है और घसीटकर बाहर ले जाने लगता है। रॉय जब अपनी गन उठाने की कोशिश करता है तो सैंटोस मुक्के मार मार कर उसको बेहोश कर देता है। फिर वो उसको दोबारा से होश में लाता है और कहता है अब तू मुझे कुत्ते की तरह भौंक कर दिखा वरना मैं गोली मार दूंगा। लेकिन अब की बार सैंटोस गन मारकर उसको अच्छे से बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ डेमियन कहता है अब तुम्हारे 3 मिनट पूरे हो गए हैं, इसलिए मैं ये पेंटिंग्स ले जा रहा हूँ। पहले तुमने मेरे लॉकर चुराने वाले प्लान को घटिया बताकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की और अब जब मैं तुम्हारे प्लान के लिए राजी हो गया तो तुम हमें यहाँ पर लाकर बोल रहे हो कि हम कुछ नहीं चुराएंगे। मैं ये तस्वीर जरूर चुराऊंगा। तभी बर्लिन कहता है चुप कीजिए, हमें अभी अभी एक कमाल की तरकीब सूझी है, बस आप हम पर भरोसा रखिए। फिर वो कैला को कहता है कि तुम इस लैंडलाइन से राजा साहब के पास फोन करो, हमें उनसे बात करनी है। दूसरी तरफ राजा साहब जब अपनी वाइफ के पास जाते हैं तो वो कहती है कि हम पिछले 40 मिनट से आपके दिए हुए इस बेहुदा सूट को पहनकर बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्वारो कहता है हम थोड़े बिजी थे। फिर वो अपनी वाइफ को उसके जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए एक रूम में लेकर जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कहता है तुम ऊपर टंगे सांड की शेप वाले मटकों में से किन्हीं 2 को तोड़ सकती हो, इन्हीं में तुम्हारा गिफ्ट छुपा है। फिर उसकी वाइफ बेसबॉल बैट लेकर उनको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राजा साहब का फोन बजने लगता है। फिर जब राजा साहब फोन उठाते हैं तो बर्लिन कहता है कि हम अपनी गैंग के साथ आपके तय खाने में आपकी गैलरी में मौजूद हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अल्वारो कहता है मैं अभी आ रहा हूँ। फिर जब अल्वारो जाने लगता है तो उसकी वाइफ नाराज हो जाती है और पूछती है क्या तुम मुझसे ज्यादा अपनी पेंटिंग से प्यार करते हो। अल्वारो कहता है इन कपड़ों को उतारना मत, हम अभी आते हैं। फिर गुस्से में आकर वो एक मटका फोड़ देती है जिसमें से एक बहुत ही कीमती हीरो का हार मिलता है, लेकिन वो इस हार को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अगले सीन में हम देखते हैं सैंटोस रॉय को अपने लंगड़े कुत्ते के साथ पिंजरे में बंद कर देता है और कहता है अब तुम भी इसकी तरह कोई काम के नहीं हो। फिर वो जबरदस्ती रॉय का फोन अनलॉक करवा लेता है और उसके पिंजरे को पानी में फेंक देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं अल्वारो अपनी पर्सनल ट्रेन में बैठकर अपने महल से अपने म्यूजियम की तरफ जाने लगता है और साथ में उसका बॉडीगार्ड भी था। फिर वो गुस्से में जैसे ही म्यूजियम के अंदर जाता है, बर्लिन कहता है आराम से राजा साहब, लेजर लाइट के कारण कहीं अलार्म ना बज जाए। फिर अल्वारो अलार्म ऑफ करके बर्लिन के पास चला जाता है और गुस्से में पूछता है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। बर्लिन कहता है सुरक्षा इतनी भी कड़ी नहीं थी राजा साहब। फिर अल्वारो गुस्से में अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसका भेजा उड़ा दो। फिर जैसे ही वो अपनी गन निकालता है तो बाकी के लोग भी अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ रॉय अपने पास से एक पिन निकालता है और उससे पिंजरे का ताला खोलने लगता है, लेकिन पिन नीचे गिर जाती है। फिर वो कुत्ते का पट्टा खोलकर
उससे पिन को अपने पास खींच लेता है और लॉक को खोल लेता है। दूसरी तरफ बर्लिन कहता है कि इस कमरे की कीमत 1 अरब यूरो से भी ज्यादा है। अगर हम चाहते तो आपका सारा माल लेकर आसानी से फुर हो सकते थे, लेकिन हमारी वफादारी इन तस्वीरों से कहीं ज्यादा कीमती है। तभी उनका फोन बजने लगता है। जब राजा साहब फोन उठाते हैं तो दूसरी तरफ से सैंटोस बात करता है कि कुछ लोग आपको लूटना चाहते हैं। उन्होंने मुझे गोली मारी और मुझे अगवा कर लिया। उनके पास हमारे गेट की चाबियां भी है। फिर अल्वारो कहता है मैं जानता हूँ और आज से ये सभी लोग हमारे मेहमान हैं। फिर फोन काटने के बाद सैंटोस कहता है अब उस कमीने को भी बचाना पड़ेगा, लेकिन इतने में रॉय पानी से बाहर आ जाता है और साथ में वो कुत्ता भी। फिर सैंटोस कहता है हीरो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लेकिन तभी उसके पीछे से कैमरन आ जाती है और उस पर बंदूक तान देती है। उधर म्यूजियम में अल्वारो कहता है कि तुमने हमारा भरोसा जीत लिया है, चलो एक एक जाम हो जाए। फिर बर्लिन पूछता है कि आप इस कमरे में बिस्तर लगाकर करते क्या हो। अल्वारो कहता है हम इस बिस्तर पर अपनी बीवी के साथ जागते हैं और देखते हैं जब सूरज की पहली किरण उस गुंबद से होती हुई इस तस्वीर पर आकर पड़ती है तो मुझे इसको देखकर एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जिसको ये सुख मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पैदा होने से भी कई 100 साल पहले दुनिया भर के कमाल कमाल के आर्टिस्ट ने ये सभी पेंटिंग्स मेरे लिए ही बनाई हो। मेरे पास रेत है, अखाड़े है, बैल है, शराब की खुशबू है और ये नायाब म्यूजियम भी। मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरी तरफ रॉय और कैमरन सैंटोस को बोट के अंदर ले जाते हैं। फिर सैंटोस उनको समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अब हम एक ही गैंग में हैं, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। फिर रॉय उससे अपना फोन वापस लेता है और लास्ट नंबर पर कॉल करता है जो कि सीधा म्यूजियम में बजती है। फिर जब अल्वारो फोन उठाता है तो रॉय कहता है क्या मेरी बर्लिन से बात हो सकती है। फिर बर्लिन उसको कहता है सैंटोस को जाने दो, फिलहाल उसको आराम और इलाज की जरूरत है, वो ये रात जिंदगी भर नहीं भूलेगा। फिर रॉय उसके चेहरे पर जोरदार आंखा मार देता है और कहता है ये मुझे पानी में डुबोने के लिए है, तब जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ अल्वारो द लेडी विद एन एरमाइन पेंटिंग को चुराने के लिए बर्लिन से उसकी कीमत पूछता है। बर्लिन कहता है 35 मिलियन यूरो। डेमियन कहता है ये कीमत सिर्फ पेंटिंग की नहीं है, बल्कि इसमें है हमारा प्लान बनाना, अपनी जिंदगी दांव पर लगाना और इस बात को पक्का करना कि पुलिस के पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं हो, ताकि आप जिंदगी भर उस पेंटिंग का लुत्फ उठा सके। अल्वारो कहता है मुझे ये कीमत मंजूर है। फिर बर्लिन कहता है कि हमें 4 या 5 मिलियन यूरो एडवांस में चाहिए, वो भी 40-40 हजार यूरो की गाड़ियों में। जब पैसे तैयार हो जाए तो हमें कॉल कर दीजिएगा। अल्वारो कहता है ये रकम हमारे पास पहले से ही है, कल सुबह नाश्ते पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर सुबह नाश्ते के बाद ब्रूस पूछता है कि राजा साहब इतनी जल्दी वो पैसे कहां से लाएंगे। बर्लिन कहता है यही तो हमें जानना है कि इतने कम समय में वो इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि आज संडे भी है और बैंक बंद रहेंगे। जरूर वो अपना खजाना अपने आसपास ही कहीं छुपाए बैठे हैं और हमें वही खजाना लूटना है। फिर वो सब अंदाजा लगाते हैं कि उनके पास जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनको चुराने के लिए उन्होंने कम से कम 300 से 400 मिलियन यूरो दिए होंगे। आखिर उनका कमाई का जरिया क्या है, उनकी काली कमाई आती कहां से है। फिर कैमरन कहती है बोर्ड से, और मैं जाकर पता लगाऊंगी कि बोर्ड से पैसे कहां से आते हैं, लेकिन अकेली। फिर बर्लिन कहता है जहां जाना है जाओ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि रॉय ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है जो तुम उसके साथ बोट पर कदम भी नहीं रखना चाहती। फिर कैमरन बताती है कि उसने मुझे अकेला छोड़ दिया था। दरअसल एक दिन कैमरन का पुराना बॉयफ्रेंड वापस आ गया और कैमरन से मिलने के लिए जिद करने लगा, लेकिन कैमरन ने उसको मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया। जब वो मिलने की बार बार जिद करने लगा तो रॉय ने कैमरन को समझाया और कहा कि तुम्हें खुद जाकर उससे बात करनी चाहिए और उसको समझाना चाहिए कि अब तुम किसी और की हो चुकी हो, जाओ और इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। फिर जब कैमरन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई तो रॉय रात भर उसका इंतजार करता रहा। पूरी रात वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। फिर जब कैमरन वापस लौटी तो सुबह के 7:15 बज चुके थे। अब बजाय शर्मिंदा होने के कैमरन उल्टा रॉय पर ही ब्लेम लगाने लगती है कि मैं तो जाने से मना कर रही थी, तुमने ही जबरदस्ती मुझे उसके पास भेजा। रॉय कहता है तुम्हें खुद पर कंट्रोल होना चाहिए था, जानती हो तुम्हारे साथ जो भी बुरा होता है तुम उसी के लायक हो। फिर कैमरन कहती है कि मैं उसे एक और मौका देना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर भी मुझे उसकी ही कमी महसूस हो रही थी। अब तुम यहाँ से चले जाओ और कभी भी मेरे पास दोबारा मत लौटना। उस दिन से इन दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं बर्लिन जब सो रहा था तो कैंडेला उसको उठाने के लिए आती है और उससे इश्क लड़ाने लगती है।
लेकिन इतने में वहां पर डेमियन भी आ जाता है और कहता है आधे घंटे बाद हमें राजा साहब से मिलने जाना है। लेकिन बर्लिन कहता है कि राजा साहब से मिलने आप जाएंगे क्योंकि हम कैंडेला के साथ जिंदगी जीने जा रहे हैं। फिर डेमियन तैयार होकर ब्रूस को अपने साथ लेकर राजा साहब के महल में पहुंच जाता है। एल्वारो उनकी पंक्चुअलिटी देखकर खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम्हारे बॉस नहीं आए। डेमियन कहता है वो आपके ही काम पर लगे हुए हैं। इतने में वहां पर एल्वारो की वाइफ भी आ जाती है और कहती है चलिए गाड़ी तैयार है। लेकिन एल्वारो कहता है कि मैंने इन जनाब को सुबह सुबह ही बुला लिया, आप चलिए मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को भी अपनी वाइफ के साथ भेज देता है। फिर उनके जाने के बाद एल्वारो उनको पैसे देता है जिनको डेमियन गिनने लगता है। फिर जब ब्रूस 40,40,000 अपने बैग में डालता है तो डेमियन कहता है बस करो, एक गड्डी वापस रख दो, आज हम 4 मिलियन ही लेकर जाएंगे। फिर ब्रूस बैग में से वो गड्डी वापस निकालता है जिसमें चिप लगी हुई थी। दरअसल ये इनका प्लान था ताकि जब ये रुपए बाकी खजाने में पहुंचे तो बर्लिन की टीम को पता चल जाए कि असली खजाना कहां पर छुपा रखा है। फिर एल्वारो पूछता है कि तुमने तो 5 मिलियन मांगे थे, फिर 4 क्यों ले रहे हो? डेमियन कहता है 5 नहीं 4 या 5 कहे थे, लेकिन अभी के लिए 4 काफी है, बाकी हम काम होने के बाद लेंगे। फिर ब्रूस उन गड्डियों को वापस उनकी जगह पर रख देता है। दूसरी तरफ कैंडेला बर्लिन को सब्जी मंडी में लेकर जाती है और वहाँ एक फ्रूट बेचने वाली से चाइनीज संतरे मांगती है। फिर फ्रूट बेचने वाली सीक्रेट पार्टी में जाने का रास्ता खोल देती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। दरअसल ये सीक्रेट पार्टी साल में एक बार 2 शाही घरानों की औरतों के जन्मदिन पर रखी जाती है जिनका जन्मदिन सेम डे आता है और उनमें से एक एल्वारो की वाइफ है। फिर अंदर जाकर वो दोनों डांस मस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रानी साहिबा आ जाती है और बर्लिन को मिलने के लिए इशारा करती है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड को बहाने से जाम लेने के लिए भेज देती है और बर्लिन को कहती है तुम मुझे 3री मंजिल के बाथरूम में आकर मिलो। फिर कुछ देर बाद जब रानी साहिबा बाथरूम में जाती है तो देखती है कि बर्लिन वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। फिर वो बर्लिन को कहती है कि कल रात तुमने मेरा बर्थडे खराब कर दिया, इसलिए अब तुम्हें बदले में मेरा एक काम करना होगा। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति की सभी पेंटिंग्स चुरा लो, तुम उन्हें ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, साथ में हम तुम्हें 1 मिलियन यूरो सौगात में देंगे। बर्लिन कहता है माफ कीजिएगा, सौगात शब्द हमें रास नहीं आता, क्या आप हमें ये बताएंगी कि आप अपने हस्बैंड के साथ गद्दारी क्यों कर रही हैं? रानी साहिबा कहती है क्योंकि मेरे पति मुझसे ज्यादा उन तस्वीर वाली औरतों से प्यार करते हैं। बर्लिन कहता है ये भी तो हो सकता है कि आप में वो बात ही ना रही हो जो उनको उन तस्वीर वाली औरतों में नजर आती है। फिर रानी साहिबा कहती है कि तुम्हारा ऑफर ठुकराने का तरीका बहुत ही कमाल का है, लेकिन तुम मेरा ऑफर माने बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे हस्बैंड की कही हुई पेंटिंग चुराने से पहले कानून के हाथ तुम तक पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ डेमियन जब महल से बाहर आता है तो कैला बताती है कि वो ट्रैकर अभी भी उसी जगह पर पड़ा है। फिर डेमियन अपने दोनों चेलों को ऑर्डर देता है कि जब पैसा महल से बाहर निकले तो तुम दोनों थोड़ा दूर रहकर उनका पीछा करना। फिर वो बर्लिन से पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो। बर्लिन उसको बता देता है कि मैं एक पार्टी में फंसा हुआ हूँ क्योंकि रानी साहिबा अपने पति की पेंटिंग चोरी करवाना चाहती है और हम उनका ऑफर माने बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब आप ही यहाँ पर आइए और अपनी जादूगरी से उनके दिमाग में से ये ख्याल बाहर निकालिए। फिर बर्लिन डेमियन को सब कुछ समझा देता है कि वो इस खुफिया पार्टी में कैसे आ सकता है, लेकिन तभी कैंडेला वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या, मुझे पार्टी में अकेला छोड़कर खुद यहाँ पर रानी साहिबा के साथ मजे कर रहे थे। फिर बर्लिन बात संभालते हुए कहता है भला 3 मिनट में कोई कैसे मजे कर सकता है, हमने तो ये सोचा कि वो हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है क्योंकि उनके हस्बैंड हमारे दोस्त हैं। अब बर्लिन को बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो कैंडेला के सामने कौन सी स्टोरी सुनाए, इसलिए डेमियन उसको कहता है कि तुम अपनी गलती मान लो ताकि हम बड़ी मुसीबत में ना फंसे। फिर बर्लिन कहता है कि वो हमें चूमना चाहती थी लेकिन हमने उनको मना कर दिया। इतने में डेमियन भी वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन एक गलती कर बैठता है और वो गलती ये थी कि वो 40 मिलियन यूरो वाला बैग लेकर यहाँ पर आ गया था। दूसरी तरफ कैंडेला बर्लिन को कहती है कि मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुम ये झूठ बोल रहे हो तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी भी लौट कर मत आना। दूसरी तरफ डेमियन की मुलाकात रानी साहिबा से हो जाती है। फिर रानी साहिबा अपने बॉडीगार्ड को कहती है कि तुम जाकर हम दोनों के लिए जाम लेकर आओ, और जैसे ही वो बाहर जाता है रानी साहिबा डेमियन को अपने साथ लेकर एक कमरे में पहुंच जाती है जहां पर और भी लोग एक डांस कर रही लड़की को निहार रहे थे। फिर डेमियन नोटों वाला बैग जमीन पर रखकर उसके ऊपर अपनी जैकेट रख देता है। फिर रानी साहिबा उससे प्यार भरी बातें करने लगती है और उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तभी डेमियन का फोन बजता है और वो अपने नोटों वाला बैग वहीं पर छोड़कर
बाहर फोन सुनने के लिए चला जाता है। फोन पर कैला बात कर रही थी। वो बताती है कि हमारा ट्रैकर जमीन के 26 मीटर नीचे चला गया है, जिस जगह चर्च बनी हुई है उसके बिल्कुल नीचे। जरूर वहाँ पर एक बड़ी तिजोरी होगी। फिर डैमियन रॉय को ऑर्डर देता है कि तुम कैला के साथ जाकर चर्च की सारी जानकारी निकाल कर लाओ और ब्रूस तुम भी जाओ। फिर जब कैला वहाँ से निकलने लगती है तो उसके पास उसी नए लड़के का फोन आ जाता है और वो कहता है कि मैं इस समय तुम्हारी बोट के सामने खड़ा हूँ। कैला जब विंडो से झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कंडेला महफिल में गाना गा रही थी और बर्लिन उसके पास में खड़ा होकर गाना सुन रहा था। तभी डैमियन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और बर्लिन को इशारा करके अपने पास बुला लेता है। बाहर जाकर वो बर्लिन को बताता है कि मुझे खजाने का पता चल गया है, वो महल में चर्च के ठीक नीचे है। फिर वो बर्लिन को एक रूम में लेकर जाता है और खुद की और रानी साहिबा की बातें बताने लगता है कि वो मुझसे रिश्ता बनाना चाहती है। बर्लिन कहता है अब आप एक काम करिए, उसको कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाइए। लेकिन इतने में वहाँ पर राजा साहब भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने मेरा काम शुरू कर दिया। बर्लिन कहता है जी बिल्कुल, लेकिन हम बोट पर बैठकर आगे का प्लान नहीं बना सकते क्योंकि बाहर से कोई भी हमें देख सकता है। तो क्या हम आपके महल में आकर आगे का प्लान बना सकते हैं। इतने में रानी साहिबा भी वहाँ पर आ जाती है। फिर एल्वेरो उनको बताते हैं कि मैं अपने इन दोस्तों को कुछ दिनों के लिए अपने महल में इनवाइट कर रहा हूँ ताकि इनकी अच्छे से मेहमान नवाजी कर सकूं। रानी साहिबा भी मान जाती है। इतने में वहाँ पर कंडेला भी आ जाती है और कहती है कि मेरा इनसे चक्कर चल रहा है। फिर वो माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बर्लिन अपनी बातों से माहौल को बनाए रखता है। तभी बातें करते वक्त डैमियन को पैसों का ख्याल आता है, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने पैसों वाले बैग के पास जाता है, लेकिन वो बैग चोरी हो चुका था। फिर डैमियन वहाँ पर बैठे लोगों से अपने बैग के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता था, यानी कि अब 4 मिलियन यूरो गायब हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।